हेलो एवरीवन, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 6। तो अब से पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ चुके हैं, हार्ट की संरचना को समझ चुके हैं, सिस्टोल और डायस्टोल में लगने वाले टाइम को समझ चुके हैं, जो प्रकुंचन और अनुशीतलन की घटना जो हमारे आलंद और निलय के बीच में होती है उसमें कितना कितना टाइम लगता है उसको समझ चुके हैं। आज हम समझने जा रहे हैं हृदय से संबंधित कुछ प्रमुख आयतन यानी वॉल्यूम। मतलब अगर जैसे ईडीवी कहीं पर लिखा हुआ होता है, कहीं पर कुछ और टर्म्स दे रखी हुई होती हैं, तो उससे रिलेटेड वो क्या होती है, ईडीवी क्या होता है, इसके अलावा आपके जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसे वर्क करता है, तो इनको हम समझेंगे। देखिए डीवी क्या, एसवी क्या होता है, ईएसवी क्या होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और दूसरा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, क्या क्या होते हैं समझते हैं इनको। देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है इसको हम कहते हैं ईडीवी, है ना। और इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा होती है 120 ml, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निलय जब डायस्टॉल कंडीशन में होता है यानी अनुशीतलन की अवस्था में होता है, तो उसमें जितना रक्त भरा हुआ होता है उस रक्त का आयतन क्या कहलाता है, एंड डायस्टॉल वॉल्यूम कहलाता है। और जब निलय संकुचित होते हैं, संकुचित माने कि जब वो मतलब जिनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, घट जाएगा, यानी जो वो सिकुड़ जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो संकुचन की अवस्था में आता है। और कितना होता है आपका 50 ml होता है, 50 ml होता है ना। तो जब रक्त को बाहर पंप करते हैं तो उस दौरान वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। लेकिन जब वो रक्त को बाहर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रक्त बाहर चला जाता है, कुछ मात्रा में रक्त बच जाता है। देखिए इस डायग्राम से समझिए आप, जैसे कि ये ईडीवी दिखा रहा है। ईडीवी क्या दिखा रहा है, ईडीवी ये दिखा रहा है कि भाई जब जो है डायस्टॉल की कंडीशन है, डायस्टॉल यानी कि अनुशीतलन की कंडीशन है, तो उसमें कितना रक्त आ सकता है, 120 ml। अब दूसरी साइड जो आप देख रहे हो सिकुड़ी हुई बॉटल जो दिखाई दे रही है, तो उसको क्या करा हुआ है, उसको हमने पंप करके दिखाया है कि अगर हम इसको एकदम दबा दें, यानी कि हम उसको क्या कर दें, सिकोड़ दें, संकुचन करा दें उसमें, तो 70 ml तो ब्लड बाहर चला जाएगा, लेकिन शेष अंदर जो रह गया वो 50 ml है अभी भी। और उसी 50 ml को हम कहते हैं ESV यानी कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया कि EDV क्या होता है और ESV क्या होता है। EDV होता है 120 ml, जबकि जब वो कैसी कंडीशन में, वो भरी हुई कंडीशन में है और अभी उसमें कोई संकुचन नहीं है, अनुशीतलन की कंडीशन में है, डायस्टॉल की कंडीशन में। जबकि सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में आप याद रखिएगा कि जब ये सिकुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो सिकुड़ने के पश्चात जो ब्लड होगा वो बाहर रह जाएगा, लेकिन तब भी कुछ ब्लड जो है वो शेष रह जाएगा, वही मात्रा ESV कहलाती है, यानी कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाती है। ये 50 ml होता है। अब अगर हमें ज्ञात करना हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है ना, कि अब ये बताओ अगर आपकी 50 ml अंदर रह गया तो आगे भेजा हुआ ब्लड कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, 120 में से 50 घटा के देख लीजिए, 70 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 70 ml ब्लड जो होता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब ऐसा जो नेक्स्ट आगे बढ़ गया है, निलय से या तो अरोटा में चला गया या निलय से आपके पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि प्रकुंचन के पश्चात यानी कि सिस्टोल के पश्चात जो आपका रक्त बाहर जाता है वो उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, एसवी कहते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ज्ञात करना है ESB बराबर EDV माइनस SV, तो ESV की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो वो 50 ml हो जाएगी, है ना, कितना वॉल्यूम बचा रह गया था। और ये जो है कार्डियक आउटपुट दे रखा है आगे कि आपका हार्ट जो है वो कैसी फंक्शनिंग करता है, कैसा काम करता है। तो यदि हम एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो वो एक बार में वो अपने निलय से 70 ml ब्लड को जो है वो बाहर भेजता है ना। 70 ml को क्या करता है, बाहर भेजता है, कहाँ से, निलय से, है ना। और 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो 72 बार करता है। जनरली सामान्य मनुष्य के केस की हम बात कर रहे हैं कि एडल्ट है और वयस्क है, और साथ ही साथ कैसा है, सामान्य अवस्था में। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 ml ब्लड और 72 बार पंपिंग, तो आ जाएगा हमारा आंसर 5040, यानी कि लगभग 1 मिनट में 5 लीटर जो ब्लड है वो क्या होता है, प्रकुंचित होता है, आगे बढ़ता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्लड वेसल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन था हमने आपको बताया था उसे एंजियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है और रुधिर वाहिनियों की सर्जरी एंजियोप्लास्टी कहलाती है।
और उनकी जांच एंजियोग्राफी कहलाती है। आपने ये सारे शब्द सुने होंगे, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोलॉजी क्या होती है। तो एंजियोलॉजी का मतलब रक्त वाहिनियों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, और सर्जरी का मतलब कि उसमें डॉक्टर जो है वो कई बार क्या करते हैं कि जब कोई समस्या आ जाती है तो उसमें काट पीट चीरा लगा देते हैं, या फिर जो कोई क्लॉटिंग अगर हो गई है ब्लड की तो उसको निकालने के लिए बाईपास सर्जरी कई बार कर दी जाती है। तो ये जो सर्जरीज होती है उन्हें एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और जो जांच होती है एंजियोग्राफी कहलाती है। अब हमारे शरीर में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? तो 3 प्रकार की। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा और एक होती है केशिका। धमनी यानी कि आर्टरी, वेन जो कि शिरा कहलाती है, और केशिका यानी कैपिलरीज। अब यहाँ पे अंतर हम समझते हैं। तो आर्टरीज जो होती है यानी धमनियाँ जो होती हैं उनमें सदैव कैसा ब्लड बहेगा? उनमें सदैव शुद्ध रुधिर बहेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ऐसा ब्लड प्योर ब्लड कहलाता है। जबकि अशुद्ध रुधिर कैसा होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई है। अब जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है वो आर्टरीज में बहता है, जो अशुद्ध होता है वो वेन्स में बहता है। तो अगर हम रंग की बात करें तो रक्त का जो रंग होगा आर्टरीज में वो लाल होगा, वेन्स में कैसा होगा? गहरा नीला होगा या लाल हो सकता है। नेक्स्ट है कि आर्टरीज कहाँ पाई जाती है? तो आर्टरीज आपके शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो त्वचा के निकट भाई आपको दिख भी सकती हैं। आप अगर अपने ध्यान से कलाई को देखोगे तो उसके पास आपको कुछ हरी हरी नीली नीली सी संरचना दिखाई देखने को मिलेगी। वही क्या है? वही हमारी वेन्स है। धमनी की भित्ति मोटी और गुहा संकरी होती है। मतलब भित्ति का क्या मतलब होता है? उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? वो मोटी होती है थोड़ी सी, है ना। लेकिन उसके अंदर जो जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जो गुहा है, वो कैसी है? वो नैरो है, वो सक्रिय है। जबकि शिरा की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो पतली होती हैं, और इनमें जो होती है चौड़ाई अधिक होती है। उसकी जो गुहा होती है उसमें चौड़ाई अधिक होती है। अब आंतरिक सतह से सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की कवरिंग होती है। अगर आप आर्टरीज को देखोगे तो आर्टरीज की इंटरनल वॉल पे, नॉट एक्सटर्नल वॉल, आंतरिक सतह पर कैसे उत्तक होते हैं? आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। आपके सरल जो उपकला उत्तक होते हैं ना, उनकी उपस्थिति होती है। और इसकी भी सतह में क्या होती है? सेम ही चीज़ होती है। इसकी भी आंतरिक सतह में सिंपल स्क्वैमल टिश्यू ही होते हैं। धमनियों की जो दीवार होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक समझते हैं आप लोग? जो खिंच जाए, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, यानी जो थोड़ा सा कैसा हो सके, खिंच सके और अपने वापस आकार में आ सके। तो धमनियों की दीवार कैसी होती है? इलास्टिक होती है। और शिरा की दीवारें नॉन इलास्टिक होती हैं। अच्छा, धमनियों में जो होते हैं वो कपाट प्रेजेंट नहीं होते। कपाट कहाँ होते हैं? इंटरनली चल रहे होते हैं। जबकि शिरा में जो होते हैं वो कपाट उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बस एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के नाम से। पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा आर्टरी होने के बावजूद भी अशुद्ध रुधिर बहेगा, और पल्मोनरी वेन में भी वेन होने के बावजूद भी शुद्ध रुधिर बहेगा। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए डायग्राम से बना हुआ है। एक तरफ आपको धमनी दिख रही होंगी, एक तरफ से शिराएँ दिख रही होंगी। देखिए ये जो होती हैं सबसे बाहर की तरफ लिखा हुआ है कि इनकी जो बाहर की परत होती है वो दोनों की ही वो क्या कहलाती है? जो बाहर की परत है वो कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, चाहे धमनी हो चाहे आपकी शिरा हो। फिर उसके बीच में जो कवरिंग होगी वो ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, बीच में जो कवरिंग है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे आंतरिक सतह पे जो कवरिंग है वो ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कौन बाहर है, कौन बीच में और कौन अंदर है। ठीक है, अब आप देखिए जो इसमें बेसिक अंतर आपको एक दिखाई दे रहा होगा वो है वॉल्व का अंतर। कि क्या आप शिरा में जो जैसे वॉल्व दिख रहे हैं क्या आपको धमनी में दिख रहे हैं? तो वो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ कपाट उपस्थित नहीं होते हैं। शिरा में हम आसानी से उन कपाट को देख सकते हैं, जबकि धमनी में ऐसे कोई कपाट नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, शिरा की जो कैविटी आपको दिख रही है, गुहा, ल्यूमेन कैविटी हम इसको कहते हैं। तो जो ल्यूमेन कैविटी हमको दिखाई दे रही है वो कैसी? वो ज़्यादा चौड़ी दिखाई दे रही है, मतलब इजीली उसमें स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ल्यूमेन जो कैविटी धमनी में हमें दिख रही है वो थोड़ी सक्रिय है ना, और इस वजह से इनके प्रेशर, ब्लड के प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाएगा। अब जो ट्यूनिका इंटरना होती है वो 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। एक होता है आपका इलास्टिक फाइबर, जिसकी वजह से थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं, और दूसरे होते हैं आपके एंडोथीलियम टिश्यू, यानी कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। तो हमने धमनी और शिरा की बात की। अब हम बात करते हैं केशिकाओं की, यानी कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज कैसी होती हैं? ये बहुत पतली होती हैं। जैसे हमारी धमनियाँ जिसमें ओपन होती हैं, शिराएँ जिसमें ओपन होती हैं, वो केशिकाएँ होती हैं। मतलब जब फाइनल जो ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं सेल को,
सेल तक ब्लड को वो केशिकाओं का ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट आर्टरी से सेल तक नहीं ब्लड पहुंच पाएगा, क्योंकि आर्टरी का साइज़ बड़ा है, सेल का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये कैपिलरीज की सहायता लेती हैं। कैपिलरीज बहुत फाइन होती है, आपने देखा होगा आँख में बहुत छोटे छोटे लाल धागे जैसे दिखाई देते हैं हमें, वो क्या है, वो हमारी कैपिलरीज ही हैं, केशिकाएँ ही हैं। ये बहुत पतली, अत्यंत कम डायमीटर यानी व्यास की होती हैं, और इतनी पतली होंगी कि इनमें एक बार में एक आरबीसी ट्रैवल कर सकती है। सोचिए अब आप कितनी पतली होंगी कि इनमें एक बार में एक कोशिका, रेड ब्लड सेल जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और इनकी भी जो आंतरिक सतह होती है उस पर भी कौन सा ऊतक होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो आज हम लोगों ने समझा है ब्लड कैपिलरीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अब हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।